नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के इस आयोजन में आप तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत। और मैं अपना परिचय करा दूं, मेरा नाम नगमा है और मैं पिछले लगभग 20 सालों से ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। आपने मुझे अलग अलग टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर देखा होगा। तो ये जो साल गुजरे हैं मेरे करियर में, उस दौरान मैंने टेलीविज़न को भी बहुत बदलते हुए देखा है। कहाँ से शुरुआत हुई थी और अभी टेलीविज़न कहाँ है। जब आपसे मैं बात कर रही हूँ और इस बारे में चर्चा कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि हमने क्या क्या दौर टेलीविज़न में देखे हैं। और आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं टेलीविज़न के भविष्य पर चर्चा करने के लिए। टेलीविज़न का भविष्य जो है वो कैसा होगा। तो तमाम लोग मैं देख रही हूँ कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हैं और बहुत बहुत आप तमाम लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक एक करके लोग इसमें जुड़ते जाएंगे और ये बातचीत आगे बढ़ेगी और हम सवालों के जवाब भी लोगों के देंगे। पर कहाँ से शुरू करें? अगर भविष्य की बात करनी है तो चलिए अभी से भविष्य को अगर देखना है तो हम वर्तमान को पहले देखें कि आज के दौर में टेलीविज़न का क्या हाल है। और चूँकि मैं टेलीविज़न न्यूज़ से जुड़ी हूँ इसलिए मैं टीवी की दुनिया की जो बात कर रही हूँ वो टीवी न्यूज़ की दुनिया की बात करूँगी। अब ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आती है। उसके बारे में हम हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं कि उसमें भी कितना बदलाव आया है। पर टीवी न्यूज़ की बात करें तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग टीवी न्यूज़ देखते भी हैं कि नहीं, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट हैं वो भले ही देखते होंगे टेलीविज़न न्यूज़ इस मकसद से, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो न्यूज़ देखते या जानते हैं, जो भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया है कि वो अपनी न्यूज़ कंजम्पशन अलग अलग मीडियम से कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं। उनके लिए टेलीविज़न वो अकेला ज़रिया नहीं है जहाँ से वो न्यूज़ देखेंगे या जहाँ से उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जो है वो सिमट कर आपके हाथों पर, आपकी हथेली पे आ गई है, आपकी उंगलियों पे आ गई है। आप बटन दबाते हैं और यहाँ क्या हो रहा है, चीन और भारत की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। सिर्फ भारत के तो भारत सरकार के सूत्रों से ही नहीं, आपको चीनी सूत्रों से भी, आपको दुनिया के अलग अलग सूत्रों से पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया भी है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास टेलीग्राम है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, वो एक तरह से टीवी न्यूज़ के लिए एक कंपटीशन भी हैं। अब हालांकि टेलीविज़न न्यूज़ भी सिर्फ रात को बैठकर या शाम को बैठकर या सिर्फ प्राइम टाइम देखा जाए 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ऐसा नहीं रहा है। क्योंकि पूरे दिन ही खबरें आती हैं। खबरें ये देख कर नहीं आती हैं कि रात को ही हम जो एक मेन न्यूज़ स्लॉट है उसी समय न्यूज़ ब्रेक होगा। तो अब ये 24 आवर न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ किसी वक्त भी ब्रेक होती है। जब न्यूज़ किसी वक्त भी ब्रेक होती है तो कोई भी वक्त खबर के लिहाज से बड़ा वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ का समय हो सकता है। तो इसलिए ये बदलाव भी बहुत आया है। और अभी एक और बात ये है कि इन सब के बावजूद ये यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि जो टेलीविज़न समाचार है उसके वो अभी भी पूरी जो मासेस हैं, मासेस के लिए ये अभी भी एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा ज़रिया न्यूज़ का वही है। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग टेलीविज़न देखते हैं, ख़ास करके जो आपके ग्रामीण भारत है, जो जो छोटे शहर हैं, जो महानगर नहीं है, जो वहाँ पर अभी भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी और न्यूज़ के लिहाज से भी टेलीविज़न अभी भी बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो बना हुआ है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी आबादी है हमारी, जो आम लोग हैं, उनके लिए इस डिजिटल दौर में भी टेलीविज़न जो है वो चॉइस है, उनकी चॉइस ऑफ द मासेस। और
ये जो एक आंकड़ा मैं देख रही थी, अब हो सकता है कि बढ़ गया हो, पर ये एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजे के लिए एक आंकड़ा है कि अब पिछले साल का आंकड़ा था कि 850 मिलियन लोगों के पास टीवी सेट है, यानी कि वो उनकी पहुंच है टीवी सेट तक। वहाँ पे आप चाहे दूरदर्शन देखें या केबल टीवी देखें, लेकिन 850 मिलियन लोग हिंदुस्तान में उनकी पहुंच है टीवी सेट तक, और इसमें से करीब करीब 250 मिलियन जो हैं वो हर रोज़ टेलीविज़न देखते हैं। लेकिन ये हर रोज़ की बात है, अगर क्रिकेट मैच हो गया या अगर कोई बड़ी चीज़ हो गई तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 400 मिलियन या उससे भी ज़्यादा जो है वो ये बढ़ सकता है। और चूँकि ये इतनी बड़ी ऑडियंस है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ताकतवर ज़रिया है, कितना ताकतवर माध्यम है, क्योंकि एक तो ये विजुअल मीडियम है, आप तस्वीरें देखते हैं, सुनने के अलावा ख़बरें आप देखते भी हैं, आप इमेजेस देखते हैं, तो जो इमेजेस आप देखते हैं वो आपके जहन पे छाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो टेलीविज़न न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और शायद इसलिए टेलीविज़न न्यूज़ को गालियाँ भी ज़्यादा पड़ती हैं कि टीवी पर ये दिखाया गया, टीवी वालों ने ऐसे कर दिया। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं इसमें, और वो अलग उस पर भी आऊँगी कि क्या क्या इस समय समस्या है, विश्वसनीयता की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पे मैं ये इस बात को ज़ोर दे के कहना चाहती हूँ कि टेलीविज़न न्यूज़ जो है, टीवी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इस मायने में कि आप तस्वीरों को देखते हैं, सुनते हैं, और चूँकि 24 आवर टीवी है इसलिए वो चीज़ें बार बार दोहराई भी जाती हैं, और चूँकि वो बार बार दोहराई जाती हैं इसलिए वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत बड़ा हाथ रखती हैं, बहुत कारगर साबित होती हैं, और वो बड़ी ताकतवर हैं। वो लोगों के ओपिनियन को, लोगों की जो भावनाएं हैं उसको बदल सकती हैं, उसको प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है, इसका सोशल, इसका कल्चरल इस्तेमाल हो सकता है। तो हिंदुस्तान में टीवी देखने वाले जो लोग हैं, या जो टीवी यूनिवर्स है, वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन चीन के बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में भी है। बिगेस्ट टीवी यूनिवर्स ये यहाँ हिंदुस्तान में, मतलब सेकंड बिगेस्ट जो है वो है। और टेलीविज़न की बात अगर आप शुरुआत से करें तो यहाँ पे जब शुरुआत हुई उसके बाद जो टीवी का पूरा स्वरूप, यानी कि टीवी नेशनल हो गया, टीवी रंगीन हो गया, वो सब 1982 के जो एशियन गेम्स थे वहाँ से बहुत इसमें बदलाव शुरू हुआ। और उसके बाद 1992 जो है, 1992 से इसमें पब्लिक प्राइवेट चैनल्स जो हैं उनको भी इजाज़त मिल गई, और उसके बाद तो टीवी का स्वरूप बहुत बदल गया, क्योंकि कोई एक चैनल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन नहीं था, बहुत सारे इसमें प्राइवेट खिलाड़ी आए, और जब प्राइवेट खिलाड़ी इसमें आए और प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए तो फिर प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी, कंपटीशन बहुत बड़ा, फिर 24 आवर न्यूज़ चैनल्स आ गए। उसके बाद किस तरह से पूरा जो खबरों का जो स्वरूप होता है वो बदलता चला गया है। तो इसमें एक मेरी जो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी कि मैंने साल 2000 से करीब जब 24 आवर न्यूज़ चैनल्स बस शुरू ही हो रहे थे बहुत सारे, और 2001 से मैंने 24 आवर न्यूज़ चैनल्स में टीवी चैनल को ज्वाइन किया, और तब से मैं लगातार इसमें काम कर रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग उसमें, बहुत जो स्टूडेंट्स हैं बहुत छोटे होंगे तब, और अभी ये 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें दुनिया बहुत बदली, इस दौरान टीवी की दुनिया बहुत ज़्यादा बदली, टीवी की खबरों की दुनिया बहुत बदली, और इस सब के साथ में मेरा जो अपना सफ़र था पत्रकारिता का, वो बहुत जुड़ा रहा, वो बहुत घुला मिला रहा, और वो भी साथ साथ बदलता भी गया है। जिस तरह से ख़बरें आती थी, न्यूज़ ब्रेक होते थे, जिस तरह से न्यूज़ गैदरिंग होती थी, वो तमाम चीज़ें बहुत बदली हैं। तो जब मैं, अगर याद मुझे आ रहा है कि शुरुआत की बात करूं, तो उस जब टीवी 24 आवर न्यूज़ चैनल शुरू नहीं हुआ था, पर हम लोग करना चाह रहे थे उस तरह से, और मैंने कुंभ से रिपोर्टिंग की थी, जो इलाहाबाद का महाकुंभ हुआ था, जिसे कहा जाता है कि वो हमारी दुनिया का पहला टेलीवाइज्ड कुंभ था। यानी कि आप टेलीविज़न पे कुंभ में इतने लोग जाते थे, लेकिन कुंभ जितने बड़े स्तर पे हो और जितना बड़ा मेला होता है, लोगों का जमावड़ा होता है, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर तमाम लोगों ने नहीं देखा था। वही देखते थे, वही जानते थे जो वहाँ जाते थे। तो मैंने वो इलाहाबाद का कुंभ कवर किया, और उस दौरान हम लोग एक तरह से लाइव नहीं पर एक
एक एक फेक लाइव करके, लाइव जैसा करके छोटी छोटी खबरें भेजते थे वहाँ से। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी, और तब मैं जो भेजती थी वो रिकॉर्डिंग्स, तो मैं इलाहाबाद में थी, और इलाहाबाद में दिन भर शूट करने के बाद मैं शाम को रेलवे स्टेशन जाके, जो इलाहाबाद से दिल्ली ट्रेन आती थी, वहाँ पे गार्ड को वो टेप देती थी, और वो गार्ड जो ट्रेन के थे, और वो यहाँ दिल्ली में जब उसे पहुँचाते थे फिर वो हमारे चैनल पे चला जाता था, और उसके बाद उसको वो चलता था, क्योंकि हम लोग इतना इंतज़ार नहीं करते थे कि अब वो टेप वहाँ कब जाएगा। और ये वो ज़माना था जब हम अपलिंक नहीं कर सकते थे फ़ौरन, तब वो ओबीज़ नहीं थी, तब वो रिलायंस की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप फ़ौरन फुटेज अपने अपलिंक कर दें। तो वो दौर भी था। उसके बाद ये 24 आवर चैनल लॉन्च हो गए, ओबी वैन्स आ गई, वो तमाम चीज़ें हो गई। और अब तो ऐसा है कि आप किसी भी समय अपने फ़ोन से लाइव कर लेते हैं, स्काइप के ज़रिए लाइव कर लेते हैं। बल्कि ये जो दौर है जहाँ हम सब लोग घरों में हैं और हम ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न और जो जर्नलिस्ट हैं वो तमाम लोग, चाहे अखबारों के हों, ख़ास करके टेलीविज़न के, उनको तो बाहर जाना, स्टूडियो में जाना ज़रूरी होता है। लेकिन तब भी जब बहुत बुरा दौर रहा तो ऐसे भी हमने खबरें दी हैं कुछ दिनों के, घर से स्काइप के ज़रिए भी हमने ब्रॉडकास्ट किया है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। तो ये जो टीवी का पूरा स्वरूप बदला है। और जब शुरुआत की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती थी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी ज़्यादा भी नहीं होती थी जितनी अब होती हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्राइम टाइम है उसका भी, प्राइम टाइम से मतलब जो एक स्लॉट होता था, माना जाता है कि अगर आप शाम 7 बजे से शुरू कर लें तो रात के 9:30-10 बजे तक का जो चंक है वो प्राइम टाइम इस लिहाज से होता है कि सबसे ज़्यादा लोग उस दौर में टीवी देखते हैं, क्योंकि लोग स्कूल, कॉलेज, दफ्तर अपने काम समेट के बैठते हैं और सोचते हैं कि चलिए अब दिन भर क्या हुआ वो देखा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और ख़ास करके अभी इस कोरोना के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों में हैं और ज़्यादातर लोगों के पास में फ़ोन तो है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए आपको ख़बरें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप टीवी से, वो तमाम लोग जिनके पास ये नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या अभी भी है ऐसे लोगों की जो टीवी के ज़रिए ही न्यूज़ लेते हैं, और उनके पास व्हाट्सएप तो है, लेकिन व्हाट्सएप के अलावा अगर वो ख़बरें देखना चाहते हैं तो टीवी है, तो वो किसी भी समय टीवी देख रहे हैं। और ये देखा गया, इस दौरान एक स्टडी हुई कि जो टीवी न्यूज़ वॉचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस दौरान में। तो ये एक बदलाव इस समय में देखा गया कि किसी भी समय, कोई भी समय उतना ही अहम था जितना कि एक प्राइम टाइम स्लॉट माना जाता था, जो शाम का समय माना जाता था। तो अब ये है कि ये सब तमाम चीज़ें बदली हैं, लेकिन इन सब बदलाव के साथ साथ जिस एक चीज़ की तरफ मैं, जिस एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मैंने इस दौरान इसी मुद्दे पर बात टेडेक्स टॉक मैंने किया था, उसमें भी मैंने बात की थी। ये टेडेक्स शिवाजी में हुआ था कि ये था, इसका नाम रेजोनेट था, और इसमें मैंने जिस मुद्दे पे बात की थी वो क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पर, और उसी विश्वसनीयता पे मैं आना चाहती हूँ कि मैंने ये कहा कि अभी भी चॉइस ऑफ द मासेस जो है वो टेलीविज़न है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में टीवी देखते हैं, केबल टीवी देखते हैं। एक और चीज़ जो बदली है, वैसे इसके पहले की विश्वसनीयता पर जाऊँ, ये बता दें कि अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें, सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं करें और एंटरटेनमेंट की भी बात करें, तो देखिए इसमें कितना कुछ बदल गया है। अब आप में से कोई भी, क्या आप एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट पर आने वाली टीवी पर, केबल टीवी के ज़रिए फ़िल्मों पर निर्भर हैं, एंटरटेनमेंट पर निर्भर हैं कि हम इतने बजे ये सीरियल देखेंगे? मतलब ऐसे लोग भी हैं, वो भी लोग हैं जिनके पास नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो और हॉटस्टार और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जो बड़े शहरों में है, मीडियम सिटीज़ में है, उन तमाम के पास अब वो चॉइस, क्योंकि फ़ास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, फ़ास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ क्या हुआ है कि ऑन डिमांड कंटेंट आपके पास है। अब आपके पास मजबूरी नहीं है कि आप यही देखिए, क्यों देखें? आप जो चाहें वो देखें। आप डिमांड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे चुन सकते हैं, प्राइम वीडियो पे सुन सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट के, आप प्रोग्राम्स अपने रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, अपने समय के मुताबिक देख सकते हैं। तो ये भी एक चर्चा है कि ऐसे में क्या वो केबल प्रोवाइडर जो होते हैं, जो केबल नेटवर्क चलाते हैं, क्या वो बिल्कुल वो
ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी उनका कोई महत्व, कोई उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उनका उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये एक सवाल है। शायद अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों में हो सकता है, क्योंकि अभी तो एक लेकिन बहुत बड़ा हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि उनके ऊपर निर्भर है फिर भी, पर एक बहुत इसी भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जिनके पास ये सब विकल्प भी हैं। तो मैं आपसे चर्चा में ये सब ये बता रही हूँ कि आपको भी इसका ध्यान होगा कि इन चीज़ों पर अब बातचीत हो रही है, ये सब चीज़ें बदल रही हैं। और जहाँ तक न्यूज़ की बात है, तो न्यूज़ में ऐसा है कि जो क्रेडिबिलिटी की बात है, विश्वसनीयता की, क्योंकि तमाम लोग किसी भी तरह की, जब आप खबर देखते हैं, किसी भी चैनल से जुड़ते हैं या कोई भी अखबार आप लेते हैं या सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खबरें पढ़ते हैं, तो दो तरह से आप उसको चुनते हैं। एक तो ये कि आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या आप भरोसा करते हैं। क्योंकि भरोसे की बात से अभी भी, अगर आपको पहले के दौर की बीबीसी की बात याद आती हो, ये लोग कहते थे कि अगर किसी चीज़ को आपने बीबीसी पे सुन लिया तो वो पक्का है, ये वो सच है, ये हुआ होगा, ये सच खबर है। तो ये थी वो भी विश्वसनीयता, और वो एक दिन में नहीं आ जाती है, वो सालों की अर्जित की भी विश्वसनीयता है। लोगों का भरोसा आप पर है और उस भरोसे को कायम रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि भरोसा टूटे नहीं। आप भले ही फर्स्ट ना हो, पहले आप खबर ना दे दें, लेकिन जो खबर आप दें वो सही खबर दें। आपको उसके ऊपर खेद व्यक्त करके पीछे नहीं जाना पड़े, आप उस पर अफसोस जाहिर करते हुए नज़र नहीं आए कि ओ हमने गलती कर दी थी। वैसे अब तो ये भी दौर आ गया है कि बहुत बार गलत खबरें या फेक न्यूज़ चलाने के बाद भी खामोश भी रह जाते हैं टीवी चैनल्स के, कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि लोग भूल जाएंगे, पब्लिक मेमोरी है, शॉर्ट है, कुछ और चीज़ हो जाएगी और भूल जाएंगे। तो ये दौर भी आया है। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो टीवी न्यूज़ है उसकी विश्वसनीयता पर काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, बात करती हूँ, और अलग अलग जगह तो लोग मुझे कहते हैं कि आप जिस चैनल से जुड़ी हैं उस पर हमें विश्वास है, उस पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन टीवी न्यूज़ जो है फिर भी बहुत ज़्यादा, और ये भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भला भी कहते हैं। क्योंकि जो मैंने कहा था कि आप खबरें चुनते हैं दो तरीके से, एक तो ये कि कितना विश्वसनीय है आपके लिए वो, और दूसरा ये भी कि जो आपकी सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आप सुनना चाहते हैं, क्या वो टेलीविज़न चैनल या क्या वो अखबार या वो वेबसाइट खबरों को उसी ढंग से दे रहा है, क्या वो आपकी सोच से मेल खाता है। क्योंकि आप कोई टेलीविज़न चैनल देख सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं और उसके ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो एंकर हैं, या जो उनकी एक एडिटोरियल लाइन है, अगर वो आपको पसंद नहीं आती है तो आप खींच जाते हैं, और आपके पास रिमोट है, आप रिमोट से चैनल को बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर आप उसी चैनल को चुनते हैं जो आपको लगता है कि आपके पसंद की, आपके मन की बात कह रहा है कि नहीं। आपको अगर वो बात पसंद आ रही है तो ये तो ही आप देखते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एक, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, ट्विटर पे आप खबरें पढ़ते हैं, अगर आप किसी खबर की सच्चाई तक जानना चाहते हैं, या ये कि उस खबर को कितने लोग कितने नज़रिए से देख रहे हैं, अब जाहिर है कि सबके पास इसका वक्त नहीं है, कई खबरों को आप बस खबर के तौर पे देखते हैं, लेकिन अगर उसका आप आकलन जानना चाहते हैं, मसलन चाहे अभी वो कोविड की बात हो, चाहे वो एलएसी पे भारत और चीन के बीच हिंसक टकराव की बात हो, अगर आपको जानना है कि क्या चीज़ कैसे हुई, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग कई पहलू सामने आते हैं, तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप उसमें दो तीन सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से अपनी खबरें लें। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि खबरों पे तो भरोसा ही नहीं रहा। जो तेज़ी से टेलीविज़न इंडस्ट्री बदली है, ये जो पूरी जो या बढ़ी है, क्योंकि क्योंकि ये लाजमी है कि बढ़ेगी, क्योंकि हम अगर पिछले 20 सालों की बात करें, 2000 से हम 2020 की बात करें, तो कितने छोटे बच्चे 20 साल के हो गए। तो ये टेलीविज़न भी जो बिल्कुल एक नन्ही सी इंडस्ट्री थी जहाँ शुरुआत हो रही थी, वो भी अब एक अभी भी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, लेकिन एक मिडिल स्टेजेस में पहुँची है, जहाँ पर अभी इसमें उथल पुथल है, इसमें अभी भी स्थिरता आनी बाकी है, पर काफ़ी आगे बढ़ी है। और आगे बढ़ने के दौरान में उसमें बहुत बदलाव भी आया है। तो वो जो तमाम बदलाव आया है, या जो तेज़ी से बढ़ी है इंडस्ट्री, उसमें उसकी एक
उस विश्वसनीयता जो है एक हम कह सकते हैं कि उसकी शिकार हुई है इस ग्रोथ की भी। क्योंकि आप पहले टेलीविज़न न्यूज़ जो है सिर्फ आप दूरदर्शन पे सुनते थे या एक दो चैनल पे सुनते थे। अब इतने चैनल्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं। कितने चैनल्स हैं इसकी गिनती जो है बहुत मुश्किल है कि कुल कितने चैनल्स हैं, क्योंकि 100 बिलियन से ज़्यादा तो फ़ोन्स हैं और चैनल्स भी उतने ज़्यादा हैं। तो ये जो भरोसा होता है ख़बरों पर वो धीरे धीरे कम हुआ है। बल्कि अब तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अरे ख़बर में दिखाया गया, हमें उस पर भरोसा नहीं है। तो आपको ख़बरों के ऊपर से भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। ये अफ़सोस की भी बात है, पर ये सोचने की भी बात है। जो ख़बरों की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए सोचने की बात है कि हमने इतना गलत क्या किया कि लोगों का भरोसा जो है आपके ऊपर से उठता जा रहा है। क्योंकि जो ये भरोसा है वो बहुत सालों में अर्जित किया जाता है। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जो ख़बर देंगे वो सही देंगे, जांच परख कर देंगे। और अपने टेलीविज़न करियर के इस पूरे दौर में एक चीज़ की जो जब हर दफ़ा मैं टेलीविज़न के सामने आती हूँ या आई हूँ और जब मैं आप तमाम लोगों से टेलीविज़न के माध्यम से मुखातिब होती हूँ, तो उस समय मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि अब जो आप जो भी कहेंगे, जो भी लफ्ज़ आप कहेंगे, उसका असर बहुत सारे लोगों पर होने वाला है। वो अपनी छाप छोड़ता है क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारा कहा हुआ एक-एक लफ्ज़, कई बार हम इस बात को शायद भूल जाते होंगे, पर हमारा कहा हुआ एक-एक लफ्ज़ इतनी सारी बड़ी आबादी जो है वो सुन रही है। उसमें से ये इतना ताकतवर मीडियम है कि लोगों के ज़हन पे, लोगों की सोच पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। बाँटने का असर डाल सकता है, जोड़ने का असर डाल सकता है। क्योंकि देखिए, जब जब इस तरह की कोई भी घटना होती है, जैसे कि कुछ दिनों पहले जब ये कोविड आउटब्रेक हुआ था, कोविड-19 का, उसके पहले दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उसी दौरान ये सब शुरू हो गया। तब भी आपने देखा होगा कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिससे आप चाहें तो एक सकारात्मक पहलू, जो चीज़ें घट रही हैं वो तो घट रही हैं, पर क्या आप उन खबरों को ऐसे पेश कर रहे हैं कि उससे मामला और भड़के? क्या आप उन खबरों को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें भी सामने आ रही हैं उसको भी लोग देखें? क्या आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं या आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कई बार ये टेलीविज़न रिपोर्टिंग में कहा जाता है कि आप तटस्थ होकर रिपोर्टिंग करें, आप अपनी ओपिनियन न ला दें। वो रिपोर्टिंग तक है, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका ये काम है कि जो हो रहा है उसको दिखाएं। लेकिन देखिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप बायस्ड होकर चीज़ों को दिखा सकते हैं। अगर एक खबर के जो 2 पहलू अगर हैं, 4 पहलू हैं, अगर आप उन सब को कवर नहीं करते हैं तो ये आप बायस्ड दिखाते हैं। तो बहुत उसमें उस पे निर्भर करता है कि आप खबरों को किस तरह से दिखा रहे हैं। उसके बाद जब खबरों की एनालिसिस होती है, टेलीविज़न के स्टूडियो में एंकर्स बैठते हैं, बड़े-बड़े जानकार बैठते हैं, किन खबरों को आप हाईलाइट कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। क्या आपकी जो आपके चैनल पे चल रही है खबरें या जो आपके चैनल पर ओपिनियंस सामने आ रहे हैं, उससे लोगों का कोई मैं नहीं कह रही हूँ कि हर खबर भले के लिए होती है। बहुत सारी खबरें हैं, जो खबर है वो आपका काम है खबर दिखाना, आप दिखा रहे हैं। पर कुछ उससे ऐसा तो नहीं कि जो सामाजिक ताना-बाना है उसको और आप बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं भी है उस चीज़ों को बढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको ध्यान में रखना, उस ज़िम्मेदारी को याद रखना, जो अक्सर हम टेलीविज़न में भूल जाते हैं या भूल रहे हैं आज के दौरान में। क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें बदली हैं, एक हड़बड़ी है न्यूज़ को पेश कर देने की, न्यूज़ को सामने लाने की, ये कहने की कि हम फर्स्ट हैं, सबसे तेज़ हैं, हम जल्दी आपको खबर दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। तो खबर देना एक बात है, खबरों को सही तरीके से देना एक बात है, खबरों की जांच परख के बाद खबर को देना एक बात है। तो इस समय जो टेलीविज़न की दुनिया है वो एक बहुत ही हड़बड़ में है कि कौन कैसे पहले आ जाए, कौन कितनी जल्दी खबरों को दे दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो विश्वसनीयता है खबरों की वो इसकी सबसे बड़ी शिकार हुई है। लेकिन जो मेरा अपना सफ़र रहा है टेलीविज़न का, इसी टेलीविज़न ने मुझे बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान भी दिखाया है। मैं आपके
राज्य मध्य प्रदेश और आपके शहर भोपाल भी गई हूँ बहुत चीज़ों को कवर करने के लिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग इवेंट को कवर करने के लिए गई हूँ। मैंने कुंभ की बात की, मैंने रिपोर्टिंग इलेक्शंस के दौरान की है, और बहुत सारी ऐसी जो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है शब्द, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शब्द है, गंगा जमुनी तहज़ीब जो है हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उसको भी इसी टेलीविज़न के ज़रिए मैंने देखा है, वरना इतना ज़्यादा उसको देखने का मौका मुझे नहीं मिलता। तो टेलीविज़न ने ये सब भी मुझे दिखाया है, लेकिन टेलीविज़न ने ये भी दिखाया है कि किस तरह से नैरेटिव्स भी सेट होते हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। और पूरी दुनिया में चाहे वो जब अमेरिका और इराक़ की जंग हो रही थी उस वक्त भी, अगर आप नेशनलिस्ट टीवी देखेंगे जो अमेरिकन टेलीविज़न थे, तो सही हो या गलत वो वही दिखाएंगे जो अमेरिकन नेशनलिज्म को सूट करे या जो अमेरिकन सरकार को सूट करे। तो ये जो बायस्ड न्यूज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें, अगर हम उसको मिडल ईस्ट के या वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के नज़रिए से देखें, तो वो गलत हो सकता था, लेकिन वहाँ के लिहाज से वो सही था। तो मैंने जो कुछ देर पहले कहा था कि ख़बरों को समझने, जानने, उसका आकलन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अलग अलग सोर्सेज से अपनी न्यूज़ को हासिल करें, तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा। ये नहीं कि अगर वो मेरे ऐसे एक चैनल आपने देखा और ये खबर आ रही है और यही सही है। और यहाँ पर मैं कहना ये चाहूँगी कि देखिए, जो भविष्य है, भविष्य की थोड़ी बात कर लें, सब बदलाव तो यहाँ पर हुए हैं। भविष्य में टेलीविज़न का, मुझे लगता है कि टेलीविज़न में बदलाव तो बहुत आ रहा है। टेलीविज़न जिस तरह से टेलीविज़न की न्यूज़ भी पेश की जा रही है, उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है और आएगा। और अब जो बड़ा सेटअप होता था वो भी सिकुड़ गया है। हम बड़े कैमरे के साथ, कैमरा पर्सन के साथ, तमाम साजो सामान के साथ बाहर जाते थे शूट पर, और एक बहुत बड़े सेटअप के साथ ही प्रोग्राम्स होते थे, शूट होते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये कोविड के पहले भी चीज़ें सिमटती चली गई थी। स्टूडियो हमारे सिमटते गए, स्टूडियो भी हैं, पर उसमें हमारे टेलीविज़न चैनल में तो मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल होने लगा था, और हमने बखूबी मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया। जो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ था वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये एक भविष्य है कि कैसे आप बड़े कैमरे की जगह छोटे कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भविष्य में बदलाव ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में भी ये बदलाव हुआ है कि जो रिपोर्टर्स बाहर जा रहे हैं उनके साथ अब बहुत कम जगहों पर जो पूरा क्रू जाता था, एक कैमरा पर्सन भी है। मैंने तो वो शूट भी किए हैं जहाँ पे हमारे साथ एक कैमरा पर्सन जाता था, एक असिस्टेंट भी होता था कैमरा पर्सन का, तो 3 लोग तो कम से कम होते ही थे शूट पे। लेकिन अब तो इतनी चीज़ें से बढ़ गई हैं, एक छोटे से बस्ते में सब कुछ है, और आपका एक मोजो किट है, और आपके पास फ़ोन है, आपके पास अपना हैंडसेट है, और सेल्फी स्टिक है, और आप लेकर हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोबाइल जर्नलिज़्म का, क्योंकि उससे एक आसानी ये होती है कि आप किसी भी समय कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, और वहाँ से आप आसानी से ख़बर दे सकते हैं कि आपके वो जो रुकावटें, जो बाधाएं थी कि अभी कैमरा नहीं है, वहाँ जाने में समय, ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती जा रही हैं। कभी भी कहीं पर से भी एक लाइव जाने का ऑप्शन जो है वो है, तो ये भी एक बदलाव आया है जो भविष्य में और भी दिखाई देगा, और बहुत से ज़्यादा लोग दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल जर्नलिज़्म, मोबाइल के ज़रिए वो उसका इस्तेमाल जो है हो रहा है काफ़ी। तो एक ये बदलाव हमने देखा है, और ये आगे और बढ़ेगा। दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहा जाता है कई बार कि टीवी का भविष्य अब तो नहीं है, और क्योंकि टीवी को डिजिटल मीडियम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत कंपटीशन है कि आप टेलीविज़न कौन देखता है, हम क्यों नहीं हम ऑनलाइन मीडियम पे देख लेंगे, बल्कि तमाम चीज़ें जो आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं वो लोग कहते हैं भाई हमारे साथ शेयर कर दीजिए, साझा करिए, आप अपने लिंक भेज दीजिए मुझे, आपका प्रोग्राम जो था। तो टीवी भी जो लोग देख रहे हैं, अब बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो टीवी जो है वो टीवी सेट पे बैठ के, अपने टेलीविज़न सेट पे बैठ के नहीं देख रहे हैं। आप टीवी कहाँ देख रहे हैं? अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते देख रहे हैं, कुछ और काम करते करते देख रहे हैं, किसी भी समय आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वो चीज़ें ब्रॉडकास्ट हुई होंगी, लेकिन अब आपके पास जो पहुँच रही हैं, तो आप तो किसी और माध्यम से उसको देख रहे हैं। टेलीविज़न, आप इसमें टेलीविज़न को अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, किसी
कहीं पर भी बैठ के देख रहे हैं, चलते चलते देख रहे हैं। हम तो लोग देखते हैं, हम सड़कों पे चल रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा है, नजरें यहाँ पे हैं सड़कों पे, बहुत ख़तरनाक है, किया मत कीजिए, लेकिन ऐसा दिखता है हर जगह। गाड़ी में लोग टीवी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो बदली हैं। तो कंपटीशन कहा जाता है ना कि बहुत कंपटीशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और तमाम चीज़ें जो हैं वो अब डिजिटल माध्यम पर भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आने वाले दिनों में टीवी की जो अपनी जगह है वो थोड़ी सिकुड़ी तो है, पर बहुत बड़ी आबादी के लिए वो बनी रहेगी। वो ज़रूरी नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन उसके बावजूद वो जगह जो टेलीविज़न न्यूज़ की है वो लोगों तक छोटे छोटे जगहों में, शहरों में, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए वो टीवी की जगह रहेगी। लेकिन यहाँ शहरों में और एक बहुत बहुत बड़े पैमाने पर भविष्य में मुझे लगता है कि जो डिजिटल कंटेंट है उससे अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो तो मिलेगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे लोगों का कमेंट मैं देख रही हूँ कि लोग कुछ सवाल लिख रहे हैं, लोग टिप्पणी लिख रहे हैं। नितिन गोपाल कह रहे हैं कि टेलीविज़न चैनल्स पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बढ़ते प्रभाव पर आपका क्या विचार है। तो एक कह रहे हैं कि गोदी मीडिया की भरमार है। तो ये सब तो आपके विचार हैं। और मैंने कहा कि आप लोग अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार देख सकते हैं कि आपको क्या चैनल अच्छा लग रहा है। और आप एक क्यों, आप 2-3 चैनल देख के अपनी ओपिनियन बनाइए कि आपको क्या कहाँ से सच लग रहा है, क्या सही लग रहा है, और आपको कई पक्ष भी नज़र आएंगे ऐसे में। तो और क्या बदलाव इसमें आगे देखा जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है कि जो डिजिटल मीडियम है उसकी वजह से इसको एक कंपटीशन है, और ये थोड़ा सा इसका जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा, क्योंकि जो जो कैमरे हैं उनके साइज़ छोटे हो गए हैं, जो स्टूडियो हैं वो सड़कों पे भी बन जा रहे हैं, कोई कहीं से भी एंकर कर ले रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडियो के सेटअप में बने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ये जो पहले एक बड़ा फॉर्मल था ना, आप याद कीजिए कि टेलीविज़न दूरदर्शन के दौरान में कैसा था, बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर, बहुत ही बहुत फॉर्मेलिटी थी उसमें, एक बंधे हुए फॉर्मेट में बड़े कायदे से, ज़रा भी शब्द इधर उधर नहीं, पूरा तय है रन डाउन कि क्या पढ़ना है, क्या क्या ख़बरें हैं। और वाकई वो टेलीप्रॉम्प्टर से या कागज़ों पे आते थे पहले, जब टेलीप्रॉम्प्टर आने के पहले, और उससे पढ़ी गई, उसकी अपनी जगह थी, अपनी खासियत थी, पर वो चीज़ें बदल गई हैं। अब जो है ये इसको टेलीविज़न बड़ा डीमिस्टिफाई भी हो गया है। मतलब जो पर्दे के परत के पीछे छुपी हुई चीज़ें थीं, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी अनगिनत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आप जो बोलती हैं वो सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप सब याद करके बोलती हैं। तो अब इसको कुछ खास छिपाने की ज़रूरत नहीं है, हम याद करके कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन ये भी नहीं होता कि सब कुछ लिखा हुआ था। एक दौर था जब बहुत कुछ लिखा हुआ रहता था। हमारे सामने अभी भी ऑटो क्यू या टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो होता है, लेकिन अब खबरों का जो स्वरूप इतना बदला है, उसमें किस हद तक आप चीज़ों को लिखे रहेंगे। तो इसलिए अब जो एंकर्स हैं, एंकर्स के बारे में लोग सोचते हैं कि इनको क्या, कौन सा बड़ा काम है, आप टेलीविज़न के सामने बैठ जाइए, आप चीज़ों को पढ़ दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि ऐसा भी होता है कई बार, लेकिन इतना थोड़ी मेहनत एंकर्स भी करते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें लिखी हुई हों। खबरें हर पल बदल रही होती हैं और नई नई खबरें आ रही होती हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। तो उस दौरान आपको आपकी जो अपनी समझ है या आपकी जो अपनी जानकारियाँ हैं, जो आपके हार्ड ड्राइव में चीज़ें स्टोर्ड हैं, उससे ही आप कई बार एक खबर की एक लाइन आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की एक लाइन आती है, पर उससे आपको बात आगे बढ़ानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें बदली हैं, ये और बदलती जाएंगी। अब ये ऑटो क्यू का ज़माना बड़ा कम होता चला जा रहा है कि सब कुछ ऑटो क्यू पर लिखा हुआ रहेगा। तो मैं यही बता रही थी कि जो जो एक हमने एक बड़ा फॉर्मल सा स्वरूप पहले देखा ना खबरों का, वो धीरे धीरे थोड़ा सा इनफॉर्मल हुआ, कुछ अमेरिकन टीवी के स्टाइल में। जैसे अमेरिका में भी अगर आप CNN देखेंगे तो वो अलग तरीके का होता है, कोई और चैनल देखेंगे तो एक अलग तरीके का होता है, तो स्काई न्यूज़ बहुत अलग तरीके का होता है। तो एक
एक इनफॉर्मल एक बातचीत का अंदाज़ बदलना, ख़बरों को देने का तरीक़ा बदलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बदली हैं और भी ज़्यादा। देखिए कैसे कैसे बदलती हैं, बदलनी पड़ेंगी। टारगेट ऑडियंस बदल रही है। जो लोग अब आगे टीवी देखेंगे, उनकी जो यंगर जनरेशन, तो मैंने कहा कि ज़्यादातर न्यूज़ जिन स्टूडेंट्स को मैं जो वो क्लास है वो तो डिजिटल मीडियम से न्यूज़ कंज्यूम करता है, अगर किसी भी आप सर्वे में देखिए। लेकिन अगर टेलीविज़न पर उनको आपको होल्ड करके रखना है, उनको बांधे रखना है, तो आपको चीज़ों को इस तरह से भी दिखाना होता है कि वो उनको भी दिलचस्पी उसमें आए और दिलचस्प लगे। हालांकि अगर आप, कहा जाता है ना कि अगर आप देखें नहीं और फिर टीवी ऑडियो ऑन कर दें तो ऐसा लगेगा जैसे कि अब किसी, ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल शामिल से मछली बाज़ार हो, हंगामा मचा हुआ, या कुछ युद्ध का मैदान हो, जंग हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बदली हैं। अब देखिए वो भी आगे बदलेंगी, ज़रूरी नहीं है कि यही चीखा चिल्ली जो है वो बनी रहे, क्योंकि समझदार होगा ना मीडियम भी, अभी भी वो एक बीच के दौरान में है। अब वो आगे और बढ़ेंगे तो कुछ और उसमें मैच्योरिटी तो आएगी, थोड़ा सा वो और ज़्यादा परिपक्व होंगे, क्योंकि अभी पूरी परिपक्वता जो आई नहीं है इस मीडियम में, वो आएगी आगे। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी संभलेंगी। तो स्वरूप जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। और जो दूसरा भविष्य ये है कि कंपटीशन जो है वो कई और माध्यम से भी आएगा, तो उस हिसाब से भी टेलीविज़न जो है वो बदलेगा। रिडंडेंट हो जाए, यानी कि उसका मायने ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी उसकी अपनी जगह रहेगी, लेकिन हाँ दूसरे जो हैं मीडियम वो भी आएंगे, उनसे कंपटीशन भी होगा। तो टेक्नोलॉजी के तरीके से भी अपने आप को अपडेट करना, वो तमाम चीज़ें इसमें ज़रूर रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि अब आप लोगों के कुछ सवाल लें, क्योंकि कुछ बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलती रहूं। तो सुरेंद्र पॉल हैं, वो कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ब्रेकिंग न्यूज़, जिस पर मैंने बात की अभी कि बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो है, यानी कि विश्वसनीयता जो है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर क्रेडिबिलिटी नहीं बनी रहती है तो फिर आप वो चैनल जो है वो देखना भी नहीं चाहेंगे। कुछ और अगर इस पे सवाल आएंगे तो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि और क्या है। तो वो विपिन तिवारी कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने में टीवी चैनल की भूमिका पर आप कुछ कहें, 2 शब्द। आपके इस सवाल के पहले विपिन जी मैंने कुछ कहा था, और मैंने कहा था इस बारे में कि प्रोपेगेंडा फैलाने में मैं मानती हूँ कि दोषी हैं टेलीविज़न चैनल्स, पर टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो कई बार किसी टेलीविज़न चैनल्स के इंटरफेरेंस से या ख़बरों को दिखाने से कई बार बड़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। ऐसे ऐसे लोग समस्याएं लेकर आते हैं जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो, टीवी पे ख़बरें आती हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ है, ये भी हुआ है। तो पॉजिटिव न्यूज़ भी, उसका इम्पैक्ट भी ये भी रहा है। लेकिन आपने जो बात कही है उस पर, वो मैंने अभी उस पर कहा था कि हमने दिल्ली राइट्स के दौरान भी देखा, या कहीं पर भी सबसे आसान मिसाल जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं किसी भी तरह के ना, 2 समुदाय के बीच में हो, 2 धर्मों के बीच में हो, उस समय आप देखते हैं कि प्रोपेगेंडा अब सिर्फ टीवी न्यूज़ क्यों, टीवी न्यूज़ से बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप सबसे बड़ा ज़रिया है प्रोपेगेंडा का। जब आप टीवी न्यूज़ देखें उसके पहले तो आप वो प्रोपेगेंडा देख चुके होते हैं, और जो उसको डैमेज करना था वो कर चुका होता है व्हाट्सएप पे। और इसलिए देखिए कितना रोक लगाई गई कि आप कितने ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, उसके ऊपर संख्या पे रोक है, क्योंकि लोग मास फॉरवर्ड कर रहे हैं, कई लोगों को एक साथ भेज रहे हैं एक एक मैसेज। अब वो आपसे गुजारिश, आप तमाम लोगों से, आप स्टूडेंट से भी, कि किसी भी जो फॉरवर्ड आते हैं आपके पास, चाहे वो कोविड से जुड़े ही फॉरवर्ड हों, तो उनको जांच परख लेना, क्योंकि आजकल तो तमाम डॉक्टर्स ही बने हुए हैं, सबके पास कुछ सलाह है। और जो डॉक्टर्स हैं मतलब उनका भी अभी तो सब लोग अंधेरे में ही हैं कि क्या इलाज है क्या नहीं है, तो वो बेचारे खुद ही परेशान हैं, पर बाकी लोग भी डॉक्टर्स ही बन गए हैं, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ रिसर्च है, दुनिया भी अंधेरे में तीर चला रही है। तो ऐसे में जो फॉरवर्ड्स आते हैं बीमारी से जुड़े हुए भी, उनको भी भेजने के पहले सोच समझ कर कि किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इसका फ़ायदा है, तो वो जो बटन प्रेस करने के पहले सोच लें, मुझे ऐसा लगता है।
प्रोपेगेंडा में किसी भी मीडियम का, टेलीविज़न में चूँकि विजुअल है इसलिए शायद असर ज़्यादा हो सकता है, पर जो व्हाट्सएप है, जो सोशल मीडिया है, ख़ास करके उस पे व्हाट्सएप, वो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। अब तो किसी के भी पास है ये, किसी के भी पास है। जिनके पास शायद टीवी नहीं होगा उनके पास भी एक मोबाइल स्मार्टफ़ोन है जिसमें व्हाट्सएप है। तो ये मेरा कहना है प्रोपेगेंडा पे। और भी कुछ लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, तो मैं देख लूँ एक बार उनके संदेश। टीवी समाचार चैनलों के एंकर सत्ता के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, यही टीवी समाचार चैनलों के बदलाव हैं, शिखर नेगी कह रहे हैं। एंड ज्योति वर्मा एक हैं, वो कह रही हैं हाउ एंकर्स आर स्पीकिंग द वे इज राइट और रॉन्ग। इसमें इसका मतलब आप मेरे ख्याल से आप ये कह रही हैं कि जिस तरह से एंकर्स बात कर रहे हैं वो सही है कि वो नहीं सही है। तो देखिए, अब एंकर्स कैसे बात कर रहे हैं में भी इस पर निर्भर करेगा ना कि किस एंकर की बात आप कर रहे हैं। अब एंकर्स कोई एक कॉमन एंटिटी तो नहीं है, हर एक की शख्सियत अलग है, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। उसमें से किसी कोई आपको पसंद आ सकता है, कोई आपको पसंद नहीं आ सकता है। पर वो बात सही आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अगर आप बात करने लग जाते हैं। मेरा ये मानना है, और हम लोगों को ये सिखाया गया शुरू से जर्नलिज्म में, कि जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनको ओपिनियन बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और ख़बरों को पेश करना चाहिए। मतलब लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत बदला है और ये अब थोड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि ज़्यादातर शोज़ जो हैं वो अगर डिस्कशन शोज़ होते हैं तो आप भले उसमें कोशिश करें, पर जो आपकी अपनी पसंद नापसंद जो है कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाती है। हालांकि कोशिश करना चाहिए कि आप उसके बावजूद उसको एक बैलेंस्ड डिबेट रखें और आप मौका दें दोनों पक्षों को या तीनों चारों पक्षों को उनकी बात के लिए। चित्रा अग्रवाल कह रहे हैं कि लेकिन मीडिया अगर नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाए, ज़रा सा मैं देख लूँ पहले। टेक्निकल बदलाव एक्सेप्टेबल है, ज़रूरी भी है, पर एंकर को बोलने का तरीका सही हो, वही न्यूज़। तो जो बदलाव आ रहे हैं वो सही हैं, लेकिन जो जिस तरह से एंकर्स बात करते हैं, तो ये तो बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है, यानी कि दर्शक पे निर्भर करता है कि आप कैसे, आप जिनको पसंद करेंगे, जिनको ज़्यादा देखेंगे, जो अगर ज़्यादा पॉपुलर होगा जो स्टाइल, तो ज़्यादातर लोग, मैंने तो देखा है कि वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एक ही एंकर के क्लोन बनते हैं सैकड़ों। अगर एक एंकर, चाहे वो चीखें या चिल्लाएं, पर अगर वो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं तो तमाम लोग चाहते हैं कि हम उनकी तरह करें, क्योंकि किसी नहीं अच्छा लगता कि आपकी रेटिंग्स बहुत बढ़े और आप बहुत लोकप्रिय हों। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो लोग करते हैं। तो ये तो मुझे तो लगता है कि अगर लोग ना देखें, ना पसंद करें, अगर आपको चीखना चिल्लाना दर्शकों को पसंद नहीं है, पता नहीं यहाँ पे शायद हिंदुस्तान है या सड़क पे भी भीड़ अगर जुट जाती है, अगर लड़ाई झगड़ा और लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं, तो अगर आपको वो नहीं पसंद है चिल्लाने वाले लोग, तो आप कम देखिए। अगर आप कम देखिएगा तो उनकी लोकप्रियता कम होगी, तो शायद एंकर्स अपनी स्टाइल बदलने पे मजबूर होंगे। मुझे ये लगता है, मैं उन एंकर्स को दोष क्यों दूँ? जब लोग देख रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमें पसंद किया जा रहा है, हमारी ये स्टाइल जो है हमें मिलियंस ऑफ फैंस देती है, तो वो वैसे बात करते हैं, इसलिए ये हो रहा है। टीवी चैनल पर डिबेट की भाषा जो है वो आक्रामक हो गई है, रजनीश हिंद कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि भाषा आक्रामक हो गई है, भाषा में भी बहुत बदलाव आया है, बल्कि इनफॉर्मेलिटी बहुत आती गई, और इनफॉर्मेलिटीज़ होते होते अब तो ये हो गया कि ये हमने सोचा नहीं था कि होगा, पर टीवी चैनल के लाइव डिबेट में से अब लोग माइक निकाल देते हैं, उठ के चले जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, थप्पड़ मार देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर ग्लास फेंक देते हैं। तो आप टीवी न्यूज़, अब तो रियलिटी टीवी देख रहे हैं, टीवी ड्रामा वहाँ पे देख रहे हैं, तो वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें तो हो ही है। तो बहुत बड़ा भाग समाज में नफरत घोल रहा है, ये रूहुल अमीन खान कह रहे हैं कि टीवी मीडिया का बहुत बड़ा भाग समाज में नफरत घोल रहा है। दुख की बात है कि अधिकांश भारतीय फेक खबरों को सही समझ लेते हैं और उन्हीं खबरों पर विश्वास करते हैं। सच है ये कि टेलीविज़न न्यूज़ क्यों, टेलीविज़न न्यूज़ तो कर रहा होगा, तस्वीरें भी दिखती हैं, पर सोशल मीडिया भी बहुत, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बांटने वाला है।
और सोशल मीडिया जो फेसबुक आप देख लें, लोग एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट से हटा देते हैं क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, एक दूसरे के दोस्त बनते और ख़त्म होते हैं अब इस मुद्दे पर कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है। आज से पहले आज का दौर, मतलब आज का दौर मैं कह रही हूँ कि कई सालों से धीरे धीरे ये बढ़ता गया, जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है। लोग एक दूसरे के दोस्त इस आधार पे बनते हैं कि आपकी पॉलिटिकल सोच क्या है, आपको क्या पसंद नापसंद। लोगों की दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, आपके फैमिलीज़ के अंदर में लोग झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं। घरों में झगड़े अगर नहीं करने हैं, आपको परिवार बचा के रखना है, तो सही मानिए कि ये जो खबरों पे बहस और पॉलिटिक्स पे बहस कम क्या कीजिए। जिसको जो सोचना वो अपना सोचे, रिश्तों से इसको अलग कर दीजिए, तभी बचेंगे। नहीं तो मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी सुनी हैं और मतलब तजुर्बा है मेरे आसपास का कि एक खबर पे आप क्या सोच रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहा है, उसको लेकर घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इससे बचें। तो वर्चुअल न्यूज़ रूम सेटअप में एंकर की भूमिका तकनीकी तौर पर किस प्रकार बदल रही है, ये संजीव गुप्ता पूछ रहे हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के। धन्यवाद आपका संजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेलेवेंट सवाल है ये। मैंने जो अभी चर्चा की थी कि ये कोविड के दौरान में भी हम लोगों ने एक वर्चुअल सेटअप भी देखा। हालांकि हम लोग लगातार काम करते रहे और हम ऑफिस जाते रहे और हम ब्रॉडकास्ट करते रहे इन तमाम चीज़ों के बीच में, लेकिन कई बार कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जब आपको घर में रहना पड़ता। कई दिन ऐसे थे और हमारे कॉलीग्स के साथ भी अलग अलग वजहों से जब लोगों ने घरों से भी काम किया है। तो जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है, तो खबरें देने की बात है, तो वो तो रिपोर्टर्स कर ही रहे हैं। जो एंकर्स हैं, जो एक बुलेटिन मान लीजिए कि आपके एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी वर्चुअल सेटअप में भी कर रहे हैं और उसमें तकनीकी जो एडवांसमेंट हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसका बड़ा हाथ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। हम लोगों ने मैंने स्काइप के ज़रिए अपना रात 8 बजे का 8:30 बजे का शो किया है। तो उसमें ये है कि जो स्टूडियो का सेटअप है उससे थोड़ा सा इनफॉर्मल सा सेटअप हो जाता है, चीज़ें बाकी सेम रहती हैं, पर टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है और आप अपने दर्शकों से लाइव जुड़ते हैं। थोड़ा बहुत कई दफ़ा इंटरनेट की स्पीड और इन तमाम चीज़ों की वजह से ये खदशा बना रहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, अचानक से वीडियो फ्रीज़ कर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिनसे हम उबर रहे हैं, पर वो टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी मुमकिन हो पाया है। और टीवी डिबेट की जो भाषा आक्रामक हुई है उस पर काफ़ी सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि भाषा आक्रामक होती चली जा रही है। शिव हर्ष हैं, वो पूछ रहे हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट चैनल्स आर एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट्स योर ओपिनियन? वेल, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, but why is it unfortunate? Let's think about that. And why are political parties associated with channels? You have to also see that the channels are not just operating as charitable organizations, right? The channels are operating as media houses and as corporate houses. तो जब एक व्यापार के मॉडल पे चैनल्स चल रही हैं, देर आर ऑफ कोर्स इट्स ओन्ड बाय a corporate house. So as long as news will be owned by corporate houses, there will be vested interest. It's as simple as that. And when there are vested interests of business houses, then you will have to bear with it that there will be different political parties who will influence to a certain extent some channels. So that's also there. Katyayani Singh, in your experience, has COVID-19 made a major impact on how reporting or television journalism, particularly the health beat, has changed? Well, it has made an impact on how television reporting will be because we had to take precautions. And I can talk about my office first. Reporters who were reporting from the field and are going every day out in the field to the hospitals, on the roads, for them to be safe and for everybody else who's working in the office setup to be safe, we always maintained a distance. So those people who were out in the field did not really come in, and a lot of people to the office setup, and a lot of reporters are giving information because the information is coming in. So they were giving information
from the news gathering has changed, the way the news was conveyed. Of course, you have the technology, so you can obviously connect through your phone and through Skype, and that. So that is being at the usage has increased during these COVID times. So that has increased a lot. And when you talk about the health beat, what has changed is a lot of focus after a very long time has come back on the health sector, which was kind of ignored because television news and primetime news. When was the last time that primetime channels were mainstream media was covering health in such a big way? But now the whole focus has come to health and uh, also social welfare to some extent. We are asking questions about that. So all that has changed. I don't know for how long, but COVID has definitely made some changes which are, I think, going to stay for a long time. क्या कुछ ही टीवी न्यूज़ एंकर्स तक सीमित है टीवी न्यूज़ का भविष्य? इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझी नहीं इस बात को। कुछ ही टीवी न्यूज़ एंकर्स तक सीमित है टीवी न्यूज़ का भविष्य। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नए एंकर्स आते जाएंगे और चीज़ें वैसे वैसे मेरे ख्याल से बदलती जाएंगी। मीडिया के विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? मेरे ख्याल से मीडिया के विद्यार्थियों के लिए संदेश ये है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह रखकर ईमानदारी के साथ अपनी शुरुआत करनी चाहिए, अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं सोचकर कि कौन हावी है, गोदी मीडिया हावी है या नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस कितना असर डाल रहे हैं। आप यहाँ पर आ रहे हैं एक काम के लिए, एक पत्रकारिता के लिए। आप और जिस काम के लिए आप आ रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, आपको आपकी रुचि होनी चाहिए और उसको ईमानदारी से कीजिए। और अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाकर रखें कि जो खबर आप दे रहे हैं, इंडिविजुअल रिपोर्टर्स पे लोगों का भरोसा होता है। आप प्रिंट को देखिए, अखबार को देखिए। आप अखबार पढ़ते हैं तो बायलाइन देखते हैं कि किसकी खबर है। तो जब आप एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट अपनी वो विश्वसनीयता बना पाएंगे तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। और तो मेरे ख्याल से और मेरे संदेश एक ये भी है कि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत हैं। अब आपके बहुत आसानी से आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चूँकि आपके पास इतना कुछ अवेलेबल है, एक चीज़ के कई पहलुओं को बतौर एक जर्नलिस्ट और अगर आप एक आगे चल के एंकर बनते हैं और टीवी न्यूज़ रूम में आते हैं और आप डिस्कशन पैनल पे बैठेंगे तो आप जितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ना मुमकिन है आपके लिए मुझे नहीं पता, पर जितना भी मुमकिन हो कोई सी भी एक टॉपिक पे आप अगर कम से कम 2-3 व्यूज़ लें और पढ़ें। वो पढ़ना कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना भी अगर आप टेलीविज़न से जुड़ जाए, कम जो जिसकी जानकारी जिसके पास होती है उसी के पास बेहतर समझ हो पाती है और वो अलग से दिखता है पर कि किसकी समझ कितनी गहरी है। तो अब आप शुरुआत अगर करने वाले हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। जर्नलिस्ट सतीश चंद ने कहा कि न्यूज़ चैनल पार्टियों के मुखपत्र और एंकर प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी इस पर बात की है, पर आपने ये सवाल पूछा है क्योंकि मेरे ख्याल से ये तमाम लोगों के जहन में बात रहती है और एक बार बार आने वाला ये सवाल है। और ऐसा आपको अगर लगता है तो मैंने कहा है ये बात कि वो ऑडियंस के पास चॉइस होता है और आप समझ भी जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चैनल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है या कोई एंकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है, तो आप दूसरी चैनल को भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे देख लीजिए और फिर आप समझिए कि क्या है। अनबायस्ड मीडिया की उम्मीद कितनी बेमानी है। तो मुझे लगता है कि बायसेस तो हमेशा रहेंगे, वो कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने बड़े हैं, इस पर मैंने पहले इस दौरान नहीं पर कई बार मेरा अपना ये मानना है कि ये कहना कि कोई भी खबर अनबायस्ड होती है, वो अनबायस्ड कभी खबर नहीं होती। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं आपके अपने बायसेस भी होते हैं उसके साथ में और और किसी न किसी तरह का बायस जो है वो जुड़ा होता है। बिल्कुल तटस्थ रह के रिपोर्टिंग करना, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि आप तमाम पहलुओं को दिखाइए। आप अपनी ओपिनियन, अगर आप फील्ड में बतौर एक रिपोर्टर जा रहे हैं तो आप अपनी ओपिनियन बना के नहीं जाइए कि मुझे तो यही खबर चाहिए और मैं खबरों को मोड़ तोड़ के किसी तरह से बस जो मुझे चाहिए मैं वही बना के लाऊंगा। वो एक बहुत ही बेईमानी और बुरा बायस है। लेकिन आपके जो अपने बायसेस के बावजूद अगर उनको पीछे छोड़ के आप एक खबर के कई पहलू को दिखा पाए तो उसको मेरे ख्याल से हम अनबायस्ड कह सकते हैं कि आप लोगों पर अपनी सोच को हावी नहीं होने दें। मुझे लगता है कि लोगों के बुद्धिमानी का, लोगों की इंटेलिजेंस का, उनकी अक्ल का की बेइज्जती करना है कि आप उनके ऊपर अपनी ओपिनियन को थोपिए।
आपका कम यानी कि मेरा काम या पत्रकारों का काम जो है वो खबर देना है, खबर नवीसी या खबर देना। तो आप खबर देते हैं और आप खबर के तमाम पहलुओं को दिखाते हैं, दिखाइए खबर के तमाम पहलुओं को, उसके बाद लोगों की अकल पे छोड़िए कि वो उसको समझें, अपने से एनालाइज करें और समझें। आप उनको घोल कर पिलाना क्यों चाहते हैं, या आप ये सोचिए और ऐसे सोचिए, ये सही नहीं है। It has a big impact on many people. Like Aarti Joshi saying, of course it has a big impact on many people, which is why we should refrain from doing that. We should give you all kinds and all angles of the news, but let people think for themselves. You are intelligent people. You should think for yourself. What is right, what is wrong, and what do you make of a news? Role of news channels and recent suicide, well, I don't know what you want to ask, but if you want to say that the way suicides were covered, then I agree with you that they were not proper. There are certain guidelines in which news related to somebody dying by suicide, also the usage of the word committing suicide is not permissible, and what is used and what is correct is dying by suicide. So the way it was covered, the way pictures were shown of dead bodies is not correct, is not ethical, and I think we should respect the the family as well and give them time to mourn. And I am totally always personally against covering it in the way that we see it is being covered on news channels, but there are guidelines as far as the reporting such news is concerned, and all we can say is we should follow it. कुछ रजनीश, आपके साथ मैंने एक और सवाल अभी लिया था। कुछ शिक्षक कहते हैं कि एंकर बनने से पहले एक्टर बनना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है ये, लेकिन हम मैं तो एक्टर नहीं थी, मैं भी नहीं बन पाई हूँ, और हम बस एंकर ही हैं। और अभी देख के लगता है कई तरह के चैनल्स को, कई तरह के प्रोग्राम्स को, कि कुछ एक्टिंग एबिलिटीज़ जो हैं, स्किल्स, वो भी आनी चाहिए, तो आप बेहतर एंकर बन सकते हैं। पर शायद इसलिए हम इतने अच्छे एंकर नहीं आज के दौर में रह पा रहे हैं, क्योंकि हमें उस तरह की एक्टिंग नहीं आती। लेकिन हाँ, बहुत एक्टिंग की जगह भी है यहाँ पर। तो बहुत सारी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, हम कैसे सही न्यूज़ को ढूंढे। उदय, ये अश्मिता श्रीवास्तव, आशी, ये मैंने आपको इस चर्चा के दौरान मैंने कहा कि कई पहलुओं को देखना चाहिए, कई चैनल्स देखिए। अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आप कई अखबार पढ़िए, या अपने चैनल्स भी कई देखिए, अपने न्यूज़ के सोर्सेज को वेरीड रखिए, विभिन्न सोर्सेज से अपनी न्यूज़ गैदरिंग कीजिए, तो आपको सही या कम से कम वो समझ में बेहतर आ पाएगा कि क्या कैसे वो करना चाहिए, क्या समझना चाहिए आपको। टीवी एंकरिंग से अच्छा वेब पोर्टल पर एंकरिंग की जाए, इस विषय पर जानकारी साझा करें। उदय सिंह राजपूत, मतलब वेब पोर्टल पे आप एंकरिंग कर सकते हैं, पर किस लिए किस इसके लिए लोग अपना, वो तो आप कोई भी कर सकता है, फेसबुक लाइव कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, किसी भी विषय पे जानकारी, जो कि लोग कर रहे हैं। पर अगर आप किसी एक न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं और आप उस पर तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इस कंपैरिजन नहीं है कि आप टीवी न्यूज़ चैनल पे करेंगे कि वेब पोर्टल पे करेंगे, वो आपका चॉइस है। और आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब पर भी निर्भर करेगा। मुख्य धारा का मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, मैंने कहा है कि खो रहा है, ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि वो विश्वसनीयता लौटेगी। अभी के दौरान में विश्वसनीयता बहुत कम हुई है खबरों पर से, खास करके टेलीविज़न न्यूज़ पर से। देखिए, कई चीज़ें वो एंकर और एक्टर की है, मैंने जवाब दे दिया था, तो इसलिए मैं अब इसके ऊपर और नहीं कुछ कह सकूँगी। वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, कि आप एंकर बनना चाहते हैं, उसी के हिसाब से। और अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री भी है, टीवी भी, एंटरटेनमेंट भी है। और अगर आप यहाँ पे रह के एक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी भी जगह खुली हुई है, पर उसके हिसाब से ही आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा दर्शकों से, या रिस्पेक्ट भी मिलेगा, तो वो आपके ऊपर है। लोकसभा टीवी के एंकर और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र पराक्रम सिंह शेखावत का अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन आपका भी। तो सतीश चांद कह रहे हैं कि वो शो आपने देखा जिसमें मैंने सोनम वांगचुक से लाइव बात की, और वो शो में बड़ी अच्छी बातें निकल कर सामने आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया
सतीश जी कि आपने ये देखा है। और खुशी अग्रवाल भी धन्यवाद बोल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना, और अगर मेरी बातचीत से ऐसी कोई भी बात आपको लगी होगी जो कि आपके काम आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, वाकई बहुत खुशी होगी कि इससे कुछ किसी को अच्छा लगा या कुछ बेहतर समझ में आया। तो न्यूज़ डिस्टॉर्शन पे आपका क्या कहना है? मैंने इस पर बात की है अभी। ये अमृता पांडे बोल रही हैं कि न्यूज़ डिस्टॉर्शंस भी होती हैं और ख़बरों को एक तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इस पर भी बात हुई है। और अनबाय अंबुज की 2 सवाल हैं, हमने इस पर चर्चा कर ली है। अनबायस मीडिया की उम्मीद कितनी बेमाने है, हमने बात किया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्य पत्र हैं टीवी चैनल्स, इस पर भी हमने बात किया था। तो मैं एक आध सवाल और देख लेती हूँ कि कोई छूट तो नहीं गया हो। आकाश रंजन, आपके इंटरनेशनल एजेंडा फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद? खबरें जैसे जैसे बदलती हैं, वो चैनल का डिसीजन होता है, हो सकता है कि दोबारा कभी शुरू हो जाए, लेकिन अभी बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो मुख्य ख़बरों में ही आ रही हैं। और मैं वो करती रहती हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल ख़बरें भी करती रहती हूँ। बड़ा भाग टीवी मीडिया का नफरत घोल रहा है। इंडी टीवी सच्चे पत्रकारिता की जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। से बहुत सारे लोगों को वो नापसंद है, आप उन लोगों में से हैं जिनको इंडी टीवी पसंद है, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो ठीक है, मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इतना ही समय हमारे पास था, समय सीमा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, द्विवेदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये मौका दिया और ये आयोजन किया। और वो तमाम लोग जो हमारे साथ इस दौरान जुड़े, बहुत सारे दिलचस्प बातें पूछी, सवाल पूछे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो बातचीत रही उसमें से कुछ तो ऐसा रहा होगा आपके लिए जो आपको लगा होगा कि आपको यहाँ पे वक्त देना सार्थक रहा। थैंक यू सो मच।